विनय ने ब्लेड से अपने पिता की ओर बढ़ने का प्रयास किया। विनय के पिता ने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश की, पर विनय के अंदर किसी अजीब ताकत का संचार हो रहा था। वह अपने पिता के साथ संघर्ष करने लगा। विनय, रुक जाओ, डेविड फॉक्स ने गंभीर स्वर में कहा। बहुत देर हो चुकी है पिताजी, विनय ने गुस्से में जवाब दिया। विनय ने ब्लेड को अपनी तरफ खींचा, जिससे डेविड का संतुलन बिगड़ गया। वह जमीन पर गिर गए और उनकी सांसें उखड़ने लगी। यहां से मत जाओ विनय, रुक जाओ, डेविड ने दर्द से कराहते हुए कहा। फिर वही बात पापा, आखिर मुझे रोकने की वजह क्या है? विनय ने परेशान होकर कहा। रिधिमा, तुम्हारी माँ है, उनसे मिलो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, डेविड ने धीमे स्वर में अपने अंतिम शब्द कहे। विनय के पिता शांत हो गए। यह पहली बार था जब विनय ने अपनी माँ का नाम सुना था। वह सोचने लगा कि उसकी माँ कौन हो सकती है, पर अभी के लिए वह अंधेरे कमरे से बाहर निकलना चाहता था। विनय दरवाजे से बाहर निकला और खुले आकाश की ओर देखा। काफी सालों के बाद पहली बार वह खुले में सांस ले रहा था। भूरी, मैंने कहा था कि एक दिन हम दोनों यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। जब मैं इस जगह से आजाद हो जाऊंगा तो वह वक्त आ गया है। भूरी, मैं आ रहा हूँ, विनय ने धीमे स्वर में कहा। विनय जंगल के रास्ते से दौड़ते हुए भूरी के घर की ओर बढ़ रहा था। वह उससे मिलने के लिए बेसब्र था। उसे भूरी का घर याद था, जहां वह हमेशा बातों बातों में जाने का सपना देखता था। आखिरकार वह उस जगह पहुंचा, लेकिन उसका दिल दहल गया। भूरी के घर का दरवाजा टूटा हुआ था और उसके आसपास छोटे छोटे जानवर इकट्ठा थे। चिड़िया, खरगोश, मोर, बिल्ली, तितली आदि। विनय ने भूरी के घर में कदम रखा और आवाज लगाई, भूरी, भूरी, तुम कहाँ हो? भूरी जमीन पर गिरी हुई थी। उसके आसपास खून के धब्बे थे और वह बिल्कुल निजाल लग रही थी। विनय के दिल में अजीब बेचैनी होने लगी। उसने भूरी को उठाने की कोशिश की। विनय के सिर में तेज दर्द होने लगा। उसे कुछ अजीब महसूस हो रहा था। विनय की आंखों का रंग बदलकर हरे रंग का हो गया। अब वह हर चीज को अलग नजरिए से देख सकता था। विनय को भूरी के शरीर के अंदर धातु का एक टुकड़ा दिखाई दिया, जो गोली जैसी लग रही थी। उसने अपने हाथ भूरी के पेट पर रखे और अपनी अद्भुत शक्ति का उपयोग करते हुए उस धातु को बाहर निकाल दिया। यह विनय की रहस्यमयी शक्ति थी, मैग्नेटिक और स्पेशल विजुअल। यह पहली बार था जब उसने अपनी शक्तियों का अनुभव किया। जिसने भी भूरी को तकलीफ दी है, मैं उसे ढूंढकर सजा दूंगा, विनय ने दृढ़ स्वर में कहा। वह सुराग तलाशने के लिए आसपास देखने लगा। तभी उसके सिर में फिर से दर्द होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों आवाजें उसके दिमाग में गूंज रही हों। कुछ समय बाद उसका दर्द खत्म हो गया। विनय ने देखा कि उसकी आंखें सामान्य हो गई थीं, लेकिन उसके कान छोटे हो गए थे। अब वह आसपास की हर आवाज साफ साफ सुन सकता था। विनय ने देखा कि भूरी के पास एक तितली बैठी थी। उसे तितली की हल्की सी आवाज सुनाई दी। विनय को समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हो रहा है। यह इंसान मुझे ऐसे क्यों देख रहा है जैसे इसे हमारी बात समझ आ रही हो? खरगोश ने तितली से कहा। हाँ, ये मुझे भी अजीब लग रहा है। कौन है ये और इसका ओरा इतना अलग क्यों है? तितली जवाब दिया। तुम दोनों ने इसकी आंखें देखी थी। अभी कुछ देर पहले इसका रंग बदल गया था। यह सामान्य इंसानों जैसा नहीं है, बिल्ली ने कहा। चुप हो जाओ सब। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी बातें कैसे समझ रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना बताओ कि भूरी को तकलीफ किसने दी है। चुप हो जाओ सब। मैं नहीं जानता कि मैं तुम्हारी बात कैसे समझ पा रहा हूँ, पर तुम मुझे बस इतना बताओ कि भूरी को किसने मारा, विनय ने पूछा। मैंने कहा था ना, ये हमारी बात सुन पा रहा है, खरगोश ने कहा। चुप एकदम, और जितना पूछा जाए बस उतना ही बताओ, विनय ने चिल्लाते हुए कहा। मैं बताता हूँ। कुछ दिनों से एक लंबी लड़की भूरी से मिलने आ रही थी। आज वह उसके साथ 2 और इंसान लेकर आई थी। उन्होंने अजीब से कपड़े पहने थे और उनके पास हथियार थे। उन्होंने ही भूरी को मारा है और वो जग्गू को अपने साथ ले गए, तितली ने बताया। अब ये जग्गू कौन है? विनय ने पूछा। जग्गू वो सफेद भेड़िए का बच्चा है जो भूरी को नदी के उस पार जंगल में मिला था, तितली ने जवाब दिया। समझ गया। अब बस तुम मुझे इतना बताओ कि वो लोग कहाँ गए हैं। मैं तुम्हें उन तक पहुंचा सकती हूँ, तितली बोली। ठीक है, तो चलो मेरे साथ, विनय बोला। तितली उड़कर विनय के कंधे पर बैठ गई। विनय ने उसे उठाया और वहां से चल पड़ा। तभी छोटा काला खरगोश भी उनके साथ चलने लगा। चलते चलते वे जंगल के पार पहुंच गए। तितली रास्ता बता रही थी,
लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उसे नहीं पता था कि वे लोग कहाँ गए। मैंने उन्हें यहीं तक आते हुए देखा था और यहाँ से वे अपने उड़न खटोले में बैठकर उड़ गए। पर तुम चिंता मत करो, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, हम उन्हें आसानी से ढूंढ लेंगे, तितली बोली। तो तुम नहीं जानते कि वे लोग यहाँ से आगे कहाँ गए? विनय ने कहा। विनय उदास हो गया, उसे गुस्सा आ रहा था। गुस्से में उसने पेड़ पर मुक्का मारा, जिससे उसका हाथ पेड़ के तने में घुस गया। तितली और खरगोश विनय की ताकत देखकर हैरान रह गए। खरगोश विनय के सामने आया और पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए बोला, शायद मैं जानता हूं कि उन लोगों को कैसे ढूंढ सकते हैं। वो जो लड़की रोज भूरी से मिलने आती थी, मैंने उसे एक जगह आते जाते देखा है। एक बार मैंने उसका पीछा भी किया था। शायद वहां हमें उसके बारे में कुछ पता चल जाए। काव्या, तुम उसी की बात कर रहे हो ना? भूरी ने भी मुझे उसके बारे में बताया था। बताओ, तुमने उसे कहाँ से आते जाते देखा था? विनय ने पूछा। खरगोश आगे आगे चलने लगा और विनय को रास्ता बताने लगा। करीब 2 मील चलने के बाद वे इंसानी बस्ती में पहुंचे। पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते हुए वे सड़क पर आए। वहां से कुछ दूर चलने के बाद खरगोश एक इमारत के सामने जाकर रुक गया। सुबह का वक्त था, इसलिए सड़कों पर ज्यादा लोग नहीं थे। कुछ लोग सफाई कर रहे थे। इमारत के दरवाजे पर एक बोर्ड लगा था जिस पर लिखा था JK इंजीनियरिंग कॉलेज। विनय भले ही सालों तक कैद में रहा हो, लेकिन उसके पिता ने उसकी पढ़ाई के साथ कोई समझौता नहीं किया था। वह सारी भाषाओं को जानता था, फिर चाहे वे राष्ट्रीय हों या अंतर्राष्ट्रीय। तो यही है वह जगह जहां तुमने काव्या को आते जाते देखा है? विनय ने पूछा। हाँ, यही वह जगह है। अभी सुबह का वक्त है, इसलिए यहाँ ज्यादा लोग नहीं हैं। पर एक बार सूरज चढ़ जाए तब देखना। मुझे पूरा यकीन है कि वह बुरी औरत यहीं आएगी।